पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर जैसे निर्मम हत्यारों को अब उत्तराखंड की अलग अलग जेलों में डाल दिया गया है। पहले ये तीनों निर्मम हत्यारे एक ही जेल में रहा करते थे, जहां ये तीनों निर्मम हत्यारे मिलजुल कर अपराध को छिपाने की साजिश किया करते थे, अपराध को छिपाने के लिए योजनाएं बनाया करते थे। लेकिन अचानक से शासन प्रशासन और एसआईटी में हलचल सी मच गई है, हड़कंप सी मच गई है और एसआईटी और शासन प्रशासन में कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। आखिर एसआईटी और शासन प्रशासन में ये परिवर्तन देखने को क्यों मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण एक यह भी माना जा रहा है कि लगातार मीडिया एसआईटी और शासन प्रशासन की पोल खोल रही है और एसआईटी और शासन प्रशासन के द्वारा लिए गए फैसलों को जनता के सामने रख रही है और जिससे जनता का आक्रोश सातवें आसमान पे है और इसका दबाव भी शासन प्रशासन और एसआईटी पर है। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि 3 नवंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी मर्डर केस की सुनवाई की थी, जहां पर एसआईटी के द्वारा अपराधियों के खिलाफ जो चार्जशीट की फाइल थी वो दर्ज नहीं कराई गई थी, जिसके बाद जज साहब ने नैनीताल हाईकोर्ट ने गुस्से में आकर एसआईटी को शासन प्रशासन को फटकार लगाई थी और फटकार लगाते हुए कड़े निर्देश दिए थे, सख्त निर्देश दिए थे कि उन्हें किसी भी हाल में 11 नवंबर को अपराधियों के खिलाफ दर्ज की गई बनाई गई जो चार्जशीट की फाइल है वह उपस्थित करानी है और किसी भी हाल में करानी है। और इसका दबाव कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और एसआईटी पर देखने को मिल रहा है। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी देवभूमि उत्तराखंड के भाई और बहनों को। और एक बार फिर से सुरेंद्र सूर्य रावत आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ है। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाओ, कातिलों को फांसी की सजा तक पहुंचाओ और देश को सुरक्षित बनाओ अभियान में। और आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे शासन प्रशासन के द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर और शासन प्रशासन के द्वारा लिए जाने वाले एक्शन पर। भाई और बहनों, अब आगे बढ़कर बात करते हैं शासन प्रशासन, एसआईटी और इन तीनों अपराधियों की। तो शासन प्रशासन ने इन तीनों अपराधियों को उत्तराखंड की अलग अलग जेल में डाल दिया है और इसका कोई एक कारण नहीं, कई कारण है। पहला कारण तो यह है कि ये तीनों अपराधी एक ही जेल में रहकर अपराध को छिपाने की योजनाएं बनाया करते थे और अपराध को छिपाने के लिए साजिश किया करते थे। दूसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि इन तीनों को अलग जेल में इसलिए डाला गया है ताकि इनसे अलग अलग पूछताछ की जा सके, इनके बयान अलग अलग लिए जा सके। तीसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि इन अपराधियों में से एक अपराधी को सरकारी गवाह बनाया जाएगा, इसके लिए इन तीनों अपराधियों का अलग होना जरूरी है। अब देखना यह है कि इन तीनों अपराधियों में से कौन सा अपराधी सरकारी गवाह बनेगा। और कहीं ना कहीं एसआईटी ने, शासन प्रशासन ने यह चाल चली है ताकि जल्दी से जल्दी अंकिता भंडारी मर्डर केस में अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल सके और इस केस को यहीं पे समाप्त किया जा सके। भाई और बहनों, अब आगे बढ़कर बात करते हैं शासन प्रशासन, एसआईटी और इन तीनों अपराधियों की। तो शासन प्रशासन ने फिलहाल इन तीनों अपराधियों को उत्तराखंड की अलग अलग जेल में डाल दिया है और इन तीनों अपराधियों को अलग अलग जेल में डालने का कोई एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह माना जा रहा है कि ये तीनों अपराधी एक ही जेल में रहकर अपराध को छिपाने की साजिश किया करते थे, अपराध को छिपाने के लिए योजनाएं बनाया करते थे। दूसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि जब इन तीनों अपराधियों को अलग अलग जेल में डाल दिया है तो अब इन तीनों अपराधियों से अलग अलग बयान लिए जा सकते हैं और सबूतों को कलेक्ट किया जा सकता है। तीसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि अब एसआईटी, शासन प्रशासन इन तीनों अपराधियों में से किसी एक अपराधी को सरकारी गवाह बनाएंगे और अब देखना यह है कि इन तीनों अपराधियों में से कौन सा अपराधी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार होता है। हालांकि लोगों का मानना यह भी है कि विनोद आर्य बड़ा प्रभावशाली आदमी है और उसकी जेब में सरकार है, तो वह फिलहाल ऐसा करना मुमकिन नहीं होने देगा। लेकिन फिलहाल कोशिश ये की जा रही है सरकार के द्वारा कि इन तीनों अपराधियों में से एक अपराधी को सरकारी गवाह बनाया जाएगा और जो भी अपराधी सरकारी गवाह बनेगा, जो अपराध के खिलाफ सबूत देगा, गवाही देगा, उस अपराधी की सज़ा कम होगी। यानी कि पहले जो 2 अपराधी हैं उनकी तुलना में सरकारी गवाह बनने वाले अपराधी की सज़ा कम हो जाएगी। अब कितनी कम होती है यह तो न्यायपालिका ही जाने, सरकार ही जाने, शासन प्रशासन ही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन तीनों अपराधियों में से 2 अपराधियों को फांसी की सज़ा होती है तो जो सरकारी गवाह बनता है उसको शायद उम्र कैद की सज़ा हो या फिर 8 से 10 साल की सज़ा हो। भाई और बहनों, आजकल पूरे भारतवर्ष के अंदर कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इसी यात्रा के दौरान वह उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। और माना जा रहा है कि
अंकिता भंडारी मर्डर केस को मुद्दा बनाकर कांग्रेस अब बीजेपी पर कड़ा प्रहार करने वाली है, बड़ा प्रहार करने वाली है और कहीं ना कहीं यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा कदम होगा और कांग्रेस के लिए यह बड़ा मौका भी होने वाला है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को अंकिता भंडारी मर्डर केस भी एक बड़ी चुनौती होने वाला है और अगर यहाँ पर बीजेपी पार्टी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने में असफल रहती है, अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं दिला पाती है, तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मौका होगा और बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सत्ता से हाथ धो सकती है। साथ ही साथ यह भी माना जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार अंकिता भंडारी मर्डर केस में अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं दिलाती है, जनता को इंसाफ नहीं दिलाती है, तो आने वाले समय में बीजेपी की सरकार सत्ता से हाथ धो सकती है और यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार, शासन प्रशासन इस समय अंकिता भंडारी मर्डर केस में अंकिता को इंसाफ दिला देता है, जनता को इंसाफ दिला देता है, तो आगे आने वाले समय में किसकी सरकार होगी, किसकी सत्ता होगी, यह भविष्यवाणी हम भी नहीं कर सकते हैं। मोदी जी की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने देश के अंदर कुछ अहम फैसले लिए हैं। उन अहम फैसलों में अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर का मुद्दा सुलझाना हो, चाहे हम बात करें अयोध्या के अंदर राम मंदिर का मुद्दा सुलझाना हो, दोनों मुद्दों की वजह से देश काफ़ी और खासा प्रभावित हो रहा था और देश में काफ़ी नुकसान हो रहा था। लेकिन उत्तराखंड के अंदर पहले बेरोजगारी, फिर परीक्षाएं कराने वाली यूके SSC और यूके PSC जैसी संस्थाओं द्वारा धांधली और भ्रष्टाचार कराना और अब उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी मर्डर केस जैसी संवेदनशील मुद्दे की वजह से बीजेपी पार्टी उत्तराखंड के अंदर काफ़ी कमज़ोर हुई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भी दूध की धुली हुई है। कांग्रेस पार्टी ने भी जब भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, इसी वजह से वह सत्ता से बाहर गई है। दोनों पार्टियों में भ्रष्टाचार और धांधली होती है और दोनों पार्टियों में जब एक पार्टी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर नेताओं की दल बदल की प्रक्रिया भी चलती रहती है। दोनों पार्टियों में खासा और खूब भ्रष्टाचार होता है, खूब धांधली होती है और हर मुद्दे को ये दोनों एक दूसरे की कमजोरी लेकर सामने आते हैं और उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते हैं ताकि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को पीछे करके सत्ता में आ सकें। देश के अंदर बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, इन लोगों के बीच में देश को चलाने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं चलती है, बल्कि देश पर राज करने के लिए प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुद्दों पर बात उठाते हैं, लेकिन असल में देश को इंसाफ दिलाने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए ये मुद्दों पर बात नहीं उठाते हैं। सारी जनता देश के नेताओं से यह सवाल करती है कि आखिर तुम्हें क्यों चुना गया था? तुम्हें देश की सुरक्षा के लिए चुना गया था या देश की जनता का सिर कुचलने के लिए चुना गया था? तुम्हें देश की सेवा करने के लिए चुना गया था कि देश में भ्रष्टाचार करने के लिए चुना गया था? देश को ताकतवर और पावरफुल बनाने के लिए तुम्हें आगे भेजा गया था, तुम्हें चुनकर आगे भेजा गया था, लेकिन तुम खुद पावरफुल और खुद करोड़पति, खुद अरबपति बनकर निकले हो। आखिर एक IAS, एक IPS ऑफिसर के पास करोड़ों रुपया नहीं होता है तो देश के सेवक, देश के एक नेता के पास करोड़ों और अरबों रुपया कहाँ से आया? तुम्हारे पास देश का हिसाब किताब रखा गया था, सौंपा गया था, लेकिन उस हिसाब किताब में तुमने इतनी गड़बड़ी कर दी कि तुम देश को ताकतवर, पावरफुल बनाने की जगह पे, देश को धनवान बनाने की जगह पर खुद ताकतवर बन गए, खुद पावरफुल बन गए और खुद धनवान बन गए और इतने धनवान बन गए कि जनता का कोई आम आदमी तुम्हारे सामने सिर उठाकर भी नहीं चल सकता है। मैं देश के वर्तमान नेताओं को जनता की ओर से नसीहत देते हुए कहता हूँ कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से कुछ सीखो, भूतपूर्व वैज्ञानिक और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी से कुछ सीखो, कैसे वह अपना सादगी भरा जीवन जीते थे और देश की सेवा करते थे। अगर आप भूतपूर्व नेताओं से कुछ नहीं सीख सकते, आप अतीत में जाकर बड़े लोगों से कुछ नहीं सीख सकते, तो वर्तमान में जाकर यूपी के CM, यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कुछ सीखो। वो कैसे अपना सादगी भरा जीवन जीते हैं और कैसे एक देश के बराबर बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, कैसे उस राज्य को उन्होंने समृद्धशाली बना दिया है, कैसे उस राज्य को उन्होंने अपराध मुक्त बना दिया है। ऐसा जीवन जीना सीखो। अगर आप सादगी भरा जीवन नहीं जी सकते हैं तो मत जियो, आप हाई फाई वाला जीवन जियो। आपके पास इतनी सैलरी, इतनी तनख्वाह आती है, इतना पैसा आता है कि आप हाई फाई जीवन जी सकते हैं, लेकिन देश को समृद्धशाली बनाने की कोशिश करो, देश को ताकतवर बनाने की कोशिश करो। क्यों करोड़ों का घोटाला करते हो, क्यों अरबों का घोटाला करते हो, क्यों देश को खोखला करते हो, क्यों देश के नौजवान युवकों को बेरोजगार रखते हो? अब अंत में मैं अपने पूरे भारतवर्ष के भाई और बहनों से यही अपील करूंगा, कोई ना कोई ऐसा समाधान निकाले जिससे देश के अंदर जो भी
पार्टी सत्ता में आए वह पार्टी देश पर राज न कर सके बल्कि देश की सेवा कर सके। पार्टी का कोई भी नेता करोड़पति अरबपति ना बन सके, अपने आप में पावरफुल ना बन सके, जनता के आगे पावरफुल ना बन सके। वह केवल देश को पावरफुल बनाने में जुट जाए और कभी भी करोड़ों अरबों की धांधली ना कर सके। हमें कोई पार्टी पावरफुल नहीं चाहिए, हमें किसी भी पार्टी का कोई नेता पावरफुल नहीं चाहिए। हमें अगर कोई पावरफुल चाहिए, कोई ताकतवर चाहिए तो वो हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे देश के अंदर ना ही कोई नवयुवक बेरोजगार रह पाएगा, ना ही कोई नवयुवती बेरोजगार रह पाएगी, ना ही अंकिता भंडारी मर्डर केस जैसी कोई दुर्घटना होगी और ना ही कोई नेता करोड़ों अरबों की धांधली कर पाएगा और एक ना एक दिन हमारा सपनों का भारत विकसित हो जाएगा। तो फिलहाल भाई और बहनों, आज के ब्लॉग, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। लाइक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही आपको नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।